हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हाँ, हम एक टॉपिक लेने वाले हैं बेसिकली, और ये जो टॉपिक है वो आपके 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार ये एग्जाम्स के अंदर वैसे ही पूछ लिया जाता है जैसे आपके सिलेबस में दे रखा है। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। हो सकता है 2 नंबर के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप कि आप बहुत ही ज़्यादा अटेंशन से इस वीडियो को देखेंगे, और हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट 2 तरह के नोट्स देने वाले हैं। पहला तो हम कंप्लीटली इस टॉपिक का आपको पीडीएफ नोट्स वो मिल जाएगा, और इस चैप्टर के भी कंप्लीट नोट्स आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। और इस टॉपिक के जो अभी अपन क्लासरूम्स के अंदर इसको समझने वाले हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग जो नोट्स होते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। 3 तरह के नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। टॉपिक आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, सो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक, जिसका नाम है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल क्या बेटा, मैग्निफिकेशन, या इस टॉपिक का नाम है बायो कंसंट्रेशन, या इसको हम बोलते हैं बायोपिक है। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, बहुत अच्छे से समझेंगे अपन। ओके, तो सबसे पहले मैं आपके लिए पीडीएफ निकाल लेता हूं। चलिए बेटा, ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को समझना स्टार्ट करते हैं। बायो मैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो ये टॉपिक है बेटा, और इस टॉपिक को अपन बायो कंसंट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बायो कंसंट्रेशन के नाम से भी इस टॉपिक को जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक टॉपिक के कितने नेम है बेटा। यहाँ पर एक ही टॉपिक को अपन 3 नेम्स से जान रहे हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही है। आप कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। सबका मतलब एक ही क्या है बेटा, कि सब एक ही टॉपिक के नाम है। बायो कंसंट्रेशन कह दो, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कह दो, या फिर बायो कंसंट्रेशन कह सकते हो। क्लियर बात। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि होता क्या है। ओके, मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा डेफिनेशन दूंगा, फिर धीरे धीरे अपन इसको समझना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अमेजिंग है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। देखो, इसका सिंपल सा मतलब होता है बेटा एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म होता है, उस ऑर्गेनिज्म में कुछ अननेसेसरी, कुछ हार्मफुल, जो उस ऑर्गेनिज्म के लिए सही नहीं है, ऐसे केमिकल अगर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्यूमुलेट यानी जमा होना स्टार्ट कर दे, तो क्या बोलेंगे अपन उसको? हम उसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो कंसंट्रेशन। अब से मैं बायो मैग्निफिकेशन ही यूज़ करूंगा, ठीक है। चलिए, जैसे सपोज दैट क्या था बेटा, कि ये एक ऑर्गेनिज्म है बेटा। क्या है ये? हमारा एक ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो गया? कोई केमिकल आ गया बेटा। क्या आ गया? कोई केमिकल। और इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये केमिकल क्या होना स्टार्ट कर दिया? एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर दिया। एक्यूमुलेट का मतलब क्या समझ सकते हो आप? कि वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। क्या होना स्टार्ट हो गया बेटा? डिपॉजिट। ओके, और ये जो केमिकल होता है, वो केमिकल का इस ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई रोल नहीं होता, कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। ओके, इम्पोर्टेंस नहीं है, रोल नहीं होता, बट ये क्या होता है इसके लिए? हार्मफुल होता है। क्या होता है बेटा इसके लिए? हार्मफुल। आप समझ रहे होंगे हार्मफुल का मतलब क्या है। यानी कि भाई साहब, इसकी जो बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही होंगी, उनके अंदर ये क्या करेगा? उनके अंदर ये इंटरफेयर करेगा। ऑर्गेनिज्म के लिए सही बात नहीं है इस तरह के केमिकल्स का उसके अंदर जमा होना। आई होप आपको समझ में आ गया। तो एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स इन ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। ये सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। क्लियर बात है। एक एग्जाम्पल और एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। क्लियर बात है। चलिए, जैसे हम लेते हैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे चलिए, ये आप एक देख रहे होंगे बेटा कि कैसे केमिकल आता होगा एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। चलिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, होता क्या है, हम सब जो है, या जितने भी एनिमल्स होते हैं, सबके अन्नदाता, मतलब कि सब किस पे डिपेंड है? फूड के लिए हम सब डिपेंड है प्लांट्स पे। क्लियर बात है। तो हुआ क्या बेटा, जैसे ये कोई बेचारा फार्मर है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये हमारा कोई बेचारा किसान है, फार्मर है। फार्मर का नाम बात करते हैं सोनू, है ना। फार्मर का नाम क्या है? सोनू की कहानी सुनेंगे आप लोग, ठीक है। मैं आपके साथ सोनू की कहानी शेयर करूंगा।
तो सोनू ने कैसे पता किया यार ये तो बड़ा डेंजर प्रोसेस हो गया मेरे लिए। क्या डेंजर प्रोसेस, समझो। हुआ क्या बेटा, सोनू ने देखा कि यार मेरी जो फसल है, ये दिख रही है आपको, ये सोनू की फसल है भाई साहब, क्रॉप है ये इसकी, है ना। तो हुआ क्या, इसने देखा कि यार मेरी फसल का मुझे प्रोडक्शन हाई करना है। क्या करना है, इसका एम क्या, प्रोडक्शन बेचारे को हाई करना है, बहुत खतरनाक प्रोडक्शन करना है इसको, बहुत ज़्यादा चाहिए अपने खेत से, अपने जो फील्ड है उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए इसको। तो इसने क्या किया, इसने किया ये कि यार एक तो मेरी फसल को कौन नुकसान पहुंचाता है, इंसेक्ट। ओके, ये इंसेक्ट या मेरी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं पेस्ट। तो इसने क्या कर दिया, केमिकल्स लेके आ गया जो इनको मार दे, पेस्ट को मार दे, इंसेक्ट को मार दे। तो केमिकल का नाम क्या था, केमिकल के नाम थे इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, और क्या था, पेस्टिसाइड। बेटा ये पेस्टिसाइड केमिकल हो गया आपके पास। सेकंड, इसने क्या किया, प्रोडक्शन हाई करना है तो मुझे मिनरल वगैरह देना पड़ेगा। तो मिनरल देने के लिए इसने क्या किया, फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया। किसका यूज़ किया, फर्टिलाइजर का यूज़ किया। अब हुआ क्या, सोनू ने देखा, ओ माय गॉड, सोनू क्या हो गया, हैप्पी हो गया, सोनू को आ गया मज़ा, यार ये तो बहुत सही बात होगी मेरे लिए, बहुत शानदार काम हो गया। क्या काम हो गया यार, प्रोडक्शन तो हाई हो गया। अब क्या करा, सोनू को लग गई हैबिट। अब सोनू ने सिर्फ फायदा देखा, उसने क्या नहीं देखा, सोनू ने इसके नुकसान को नहीं देखा कि यार इससे नुकसान हो सकता है। तो नुकसान क्या हुआ समझे पहले। तो नुकसान ये हो गया, सोइल का फर्टिलिटी लॉस हो गया, अब सोइल वैसी नहीं है जैसा पहले हुआ करती थी। और एक जो गजब की बात हुई, ये क्या हुई कि सोनू की जो क्रॉप थी, ओके, सोनू की जो ये क्रॉप थी बेटा, इस क्रॉप के अंदर सोनू ने क्या देखा कि केमिकल्स धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गए हैं एक लॉन्ग टाइम के बाद में। मतलब केमिकल का यहाँ पर हो चुका है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब जमा होना। अब सोनू इसकी जो भी क्रॉप से फ्रूट ले रहा है, क्या ले रहा है, सपोज दैट फ्रूट ले रहा है, ओके, या कोई वेजिटेबल ले रहा है, वेज ले रहा है, उन सब के अंदर धीरे धीरे किसका कॉन्सेंट्रेशन आना स्टार्ट हो गया, उन सब के अंदर कॉन्सेंट्रेशन आना स्टार्ट हो गया इन केमिकल्स का। हमने केमिकल के तौर पे एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे DDT। ओके, आपसे एक नंबर के अंदर पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट होता है क्या बेटा, इसका फुल फॉर्म। ऑलराइट ना, तो 1 मार्क्स के लिए आप इसको याद रखेंगे, ठीक है बेटा। ऑलराइट, क्या फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म देखें आप लोग, इसका फुल फॉर्म होता है, DDT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बेटा डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। 2-3 बार बोलोगे, आई थिंक आपको आ जाएगा, है ना, टेंशन वाली बात नहीं है। क्या है कि डाइक्लोरो, ऑलराइट, एंड डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्लियर बात है, मुझे भी 2-3 बार में याद हो गया, तो आपको भी हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ए फुल फॉर्म ऑफ DDT। ऑलराइट, तो क्या समझ गए थे आप, यहाँ पर हम पहुंच चुके थे कि यार सर ये तो आ गया, किसके अंदर आ गया, ये आ गया क्रॉप के अंदर आ गया। अच्छा, अब आपको पता है यार हम सब ना डिपेंड होते हैं किस पे, फूड चेन के अंदर पढ़ा है ना, हम सब डिपेंड होते हैं अल्टीमेटली प्लांट्स पे। हमारा खाना वहीं से आता है। क्या बात सही है कि नहीं है? अगर सही है तो हाथ खड़े करेंगे सभी, यस और नो। चलिए सही बात है। अब बात करते हैं, जैसे रेबिट है बेचारा हमारा, ये क्या है हमारा, रेबिट है। तो रेबिट ने क्या कर दिया, रेबिट ने जब ग्रास को खाया तो ये केमिकल धीरे धीरे इसके अंदर भी, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर भी क्या हो गया, ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया। मतलब कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन इसकी भी यहाँ पर आना स्टार्ट हो गई। अब क्या हुआ, फॉक्स, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये फॉक्स है। अब फॉक्स ने रेबिट को खाया तो फॉक्स के अंदर भी धीरे धीरे ये केमिकल जमा होना स्टार्ट हो गया। ओह माय गॉड, ये तो बड़ी डेंजर बात है। और ये केमिकल आप समझेंगे, ये केमिकल कोई एनर्जी प्रोवाइडिंग केमिकल नहीं है। ये केमिकल किसी तरह से भी उस ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। ओके बेटा, चलो अब फॉक्स को मान के चलो, ये भयंकर दिख रहा है आपको, सिंघम, ऑलराइट ना, ये लॉइन बेचारा, इस लॉइन ने इसको खा लिया फॉक्स को। अब फॉक्स के, अब लॉइन के अंदर क्या हो गया, धीरे धीरे ये केमिकल्स होना, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया। लेकिन क्या ये 1-2 दिन की प्रोसेस है कि नहीं? तो ये क्या होता है, एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है। तो ध्यान रखेंगे, बायोमैग्निफिकेशन को एक रात में होने वाली प्रोसेस नहीं होती है ना, ये एक लॉन्ग टाइम की प्रोसेस होती है बेटा। क्या होती है, एक लॉन्ग टाइम की प्रोसेस होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि ये हार्मफुल क्यों होते हैं हमारी बॉडी के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए? ये हार्मफुल इसलिए होते हैं यार क्योंकि ये ना नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मतलब कि कोई एंजाइम, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको डिकम्पोज नहीं कर सकता कि चलो इस केमिकल को तोड़ के कोई नई केमिकल्स बना ले, फिर उनका यूटिलाइज कर लेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। ये कैसे होते हैं बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। कैसे होते हैं ये, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा, अभी ऊपर डेफिनेशन पढ़ेंगे कैसे होते हैं ये
नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि ये क्या नहीं हो सकते, आगे डिकम्पोस्ट नहीं हो सकते। क्लियर बात है क्या बेटा? हाँ या ना? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स देख रहे होंगे आप यहाँ पे। ये हमारा ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट हो गया T1, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो चुका है। तो इस तरह से इनमें इनका जमा होना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन दैट मीन केमिकल्स का किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिपॉजिट होना, एक्यूमुलेट होना, जमा होना, यही प्रोसेस क्या कहलाती है? इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसी को बोलेंगे बायोमैग्निफिकेशन, इसी को बोलेंगे बायो कंसंट्रेशन। आई होप आपको डेफिनेशन, डायग्राम, डीडीटी का फुल फॉर्म समझ में आ गया होगा। एक फटाक से क्विक रिवीजन कराता हूं मैं आपको, पूरा जो अपना पीडीएफ है उससे। चलिए तो फटाक से चलते हैं, अपन क्विक रिवीजन करते हैं। पहले कलर चेंज कर लेते हैं। ऑल राइट बेटा, चलिए तो ये हमारा डेफिनेशन है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूं। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इस बात का ध्यान रखें। 2 मार्क्स आपको ही दिला देगा। ओके, हाँ या ना? चलो, तो इट इज द फिनोमेना, ये एक ऐसा इवेंट होता है जो कि क्या होता है, ऑफ प्रोग्रेसिव इंक्रीज। प्रोग्रेसिव मतलब समझ गए, मतलब कि क्या होता है, स्लोली होता है। कैसा होता है ये? स्लोली इंक्रीज होता है। ऐसा नहीं कि आज किसी किसान ने अपने खेत के अंदर फर्टिलाइजर को डाला तो आज ही बायोमैग्निफिकेशन हो जाएगा, नहीं, समय लगेगा इस प्रोसेस में। धीरे धीरे वो केमिकल्स प्लांट के अंदर जाना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे उसके अंदर वो मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होगा, डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा। क्लियर बात है? चलो, एंड क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल। आ गया ना? देखो यहां पर कैसे होते हैं ये केमिकल्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसे केमिकल जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकते, उनको कोई एंजाइम, कोई बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है कि ये कैसे होते हैं, नेचर में टॉक्सिकेंट्स नेचर के होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉक्सिकेंट? तो टॉक्सिकेंट का मतलब होता है हार्मफुल, जैसे कि जहर है ये। क्या भाई? ये जहर है यार उस एनिमल के लिए, उस प्लांट के लिए या उस ऑर्गेनिज्म के लिए जिसके अंदर ये केमिकल जा रहे हैं। ऑलराइट ना? देखो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा उस ऑर्गेनिज्म का। चलिए आगे बात करते हैं। ओके, इन ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। सक्सेसिव मतलब क्या है? जैसे पहले प्रोड्यूसर में गए, फिर प्राइमरी कंज्यूमर में गए, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएंगे। ऐसे केमिकल धीरे धीरे क्या करते हैं, डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले प्लांट्स में, फिर प्राइमरी कंज्यूमर जो कि हमारा रैबिट था, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर फॉक्स, फिर टॉप कंज्यूमर या टर्सरी कंज्यूमर हमारा लॉइन। ऐसे हमारे अंदर भी आ सकते हैं, ठीक है ना? बताऊंगा कैसे आ सकते हैं आगे। और इसी को क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, यहां पर अपना डी कटा हुआ है तो ध्यान रखेंगे आप, ऑल्सो कोल्ड बोलते हैं इसको। ओके, और टॉप इसको बोलते हैं अपन बायो कंसंट्रेशन। तो ध्यान रखें, कई बार इससे भी पूछ लेते हैं। कोज ऑफ बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, क्या कारण है बायोमैग्निफिकेशन का? तो हमने सबसे मेन कोज तो इसका मैंने बताया था आपको कि कोई ज्यादातर ये ना हार्मफुल पेस्टिसाइड, हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स या हार्मफुल वीडिसाइड्स, इनका यूज करने से होता है कि आप अपने खेत में कोई आर्टिफिशियल केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, यानी केमिकल एग्रीकल्चर इज वेरी वेरी हार्मफुल। ओके, और केमिकल एग्रीकल्चर आपको इस परेशानी के सामने खड़ा कर देगा। दैट मीन कि आप अगर केमिकल एग्रीकल्चर कर रहे हैं या कोई किसान केमिकल एग्रीकल्चर करता है तो उसके अंदर आपको बायोमैग्निफिकेशन फिनोमेना दिख जाएगा। अंडरस्टैंड? सबसे मेन कोज यही है, यही लीड करता है बायोमैग्निफिकेशन को। चलिए, तो हार्मफुल केमिकल्स जैसे पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड मतलब क्या होते हैं, जो पेस्ट को मारते हैं, इंसेक्ट को मारते हैं। ओके, तो इन्हीं को बोलते हैं अपन, जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इंसेक्ट, पेस्ट, उनको मारते हैं, उन केमिकल को बोलते हैं पेस्टिसाइड। तो केमिकल विच किल पेस्ट और इंसेक्ट। यस और नो? तो यहां पर लिख देता हूं मैं डेफिनेशन, कहां लिखें, यहां लिख देते हैं कि केमिकल विच किल इंसेक्ट एंड पेस्ट। तो अगर पेस्ट को किल कर रहे हैं तो समझ जाना पेस्टिसाइड, और एनिमल को किल कर रहे हैं तो इंसेक्ट को किल कर रहे हैं तो इंसेक्टिसाइड्स। चलिए आगे बात करते हैं। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है इसका, डीडीटी, जो बहुत ही ज्यादा यूज हुआ है एग्रीकल्चर में।
ऑलराइट ना। तो ये DDT का फुल फॉर्म ध्यान रहेगा ना आपको, मैंने बताया DDT का फुल फॉर्म, फिर मत कहना कि यार सर DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या था एक बार वापस रिपीट कर दो। यस, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्लियर बात, पक्का, ओके ठीक है। ओके वापस एक बार रिपीट करा देता हूँ, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखें बेटा, एक नंबर के अंदर पूछा जाएगा, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं इसको, आपको नहीं भूलना है यार, है ना। चलो आगे चलें, आगे क्या टॉपिक है हमारा कि स्प्रिंकल ऑन क्रॉप प्लांट्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, कि हम क्या करते हैं इस केमिकल्स को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्शन हाई हो जाए और हमारा जो केमिकल है, सॉरी हमारा जो पेस्ट है, इंसेक्ट है, वो कम हो जाए, प्लांट को कोई डिजीज ना हो, प्लांट का प्रोडक्शन हाई हो जाए, इसलिए यूज़ करते हैं केमिकल्स को अपने फायदे के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ फायदा देखते हैं, ओ माय गॉड फायदा ये हो रहा है, नुकसान नहीं देखते हैं। नुकसान देखो ना भाई, बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है, बाद में बहुत सारी डिजीज आप में भी तो होगी। अरे आप भी तो फ्रूट खाते हो, आप भी तो क्या खाते हो, सब्जियां खाते हो, तो कहां से आपके अंदर आ जाएगा। लोग मांस खाते हैं, उसके अंदर भी केमिकल्स होता है। ओके, अगर वो जैसे सपोज दैट कोई क्या करते हैं, ज्यादातर तो बकरा यानी कि गोट का खाता है, अब गोट चारा खाती है, चारा में अगर केमिकल्स था तो गोट में आ गया, गोट से आप में आ जाएगा, तो हो सकता है आपको भी बहुत सारी बीमारियां हो जाए, डिजीज हो जाए। ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो दीज केमिकल्स एदर वॉश डाउन इनटू सोइल and water bodies from the soil. These are absorbed by plants and form water bodies. These are taken by aquatic plants and animals. तो ये केमिकल आपने खेत में डाले थे किसान ने, अब क्या हुआ कि मिट्टी ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, मिट्टी से प्लांट की रूट के थ्रू ये प्लांट में तो चला गया, तो वहां से फ्रूट वगैरह बनेगा जो हम ले रहे तो हमारे अंदर आ गया। अब क्या होता है एक्वेटिक बॉडीज, जैसे कि एक्वेटिक बॉडीज का मतलब होता है कि ये कहां पर बेटा, पॉन्ड के अंदर चला गया या कोई लेक के अंदर चला गया या रिवर मान सकते हो। होगा क्या, प्लांट में रहने वाले एक्वेटिक प्लांट, जलीय पादप है ना, एक्वेटिक प्लांट वहां पर। सेकंड, अगर वहां पर फिशेज है, एक्वेटिक एनिमल्स, उनके अंदर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये केमिकल जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो दो चीजें हो गई, केमिकल वहां भी चला गया, एक तो वहां पर जाकर वाटर पॉल्यूशन और कर देगा वो, क्लियर बात, और फिशेज वगैरह के अंदर जा रहा है तो वहां पर वो क्या कर देगा, बायो मैग्निफिकेशन को लीड करेगा, क्लियर बात है। अब ऐसे फिशेज को आप खाते हो तो आपके अंदर नहीं होगा क्या, वो केमिकल नहीं आएगा, ऑफ कोर्स आएगा वो केमिकल्स, क्लियर बात है। आई होप आपको पूरा टॉपिक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी में यहाँ पर लगा रहा हूँ बेटा, ओके। और मैंने देखो मेरा ब्रेकफास्ट भी साइड में रख रखा है ना, वेंदू बड़ा बनाया आज, ठीक है, और मैंने साइड रख रखा है, बहुत एनर्जी लग रही है, ओके, बाद में खाऊंगा, ठीक है। चलो, तो बाय एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो दिस इज वाई आर फूड ग्रेन्स, मतलब कि जो भी ग्रेन्स हम खा रहे हैं, वीट का, इन सब का, सच एज ए वीट, राइस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड, तो वो केमिकल्स यहाँ पर आगे, ओके, इनमें रह जाते हैं। इन दिस मैनर द टॉक्सिक केमिकल्स एदर द फूड चेन, और क्या होते हैं ये फूड चेन में फिर केमिकल्स एंटर कर जाएंगे, प्लांट को कोई दूसरा खाएगा, उनको दूसरा खा रहा है, यस और नो। चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से। As these chemicals are non-biodegradable, कैसे होते हैं, non-bio, they are get accumulate in organism body, their concentration keep on increasing at each trophic level, the maximum concentration of these chemicals get accumulated in human body. ओके, हमारी बॉडी में क्यों जाएगा, कि हम तो दोनों ही खाते हैं, हम तो प्लांट भी खा रहे हैं, हम तो एनिमल भी खा रहे हैं, तो हमारे अंदर ज़्यादा केमिकल्स होंगे बेटा, यस और नो। ओमनिवोरस के अंदर ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम मांस भी खाते हैं, है ना, खाते होंगे, काफ़ी सारे लोग खाते हैं, आप वेजिटेबल्स भी खाते हैं तो वो भी खाते हैं, है ना, फ्रूट्स तो खाते ही होंगे, एप्पल भी खाते हैं, ककड़ी भी खाते हैं, सब चीज़ें खाते हैं, प्याज भी खाते हैं, सब चीज़ें खाते हैं, तो आपके अंदर वो केमिकल्स और ज़्यादा इंक्रीज होंगे, ओके। तो दिस बिकॉज दे ऑक्यूपाई द टॉप मोस्ट प्लेस इन द फूड चेन, तो क्योंकि हम तो फूड चेन में सबसे टॉप पे आते हैं, हम तो सब खा लेते हैं, सबका शिकार कर लेते हो आप लोग, तो समझे बात को। तो एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स इन ऑर्गेनिज्म बॉडी, दैट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ह्यूमन के अंदर अगर इस तरह से केमिकल्स स्टोर होना, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए तो उसको हो सकता है पैरालाइसिस। क्या हो सकता है बेटा उसको, पैरालाइसिस, पैरालाइसिस। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, जो लोग ज़्यादा फिशेस खाते हैं ना, क्योंकि फिशेस में ज़्यादातर केमिकल्स मिलेगा आपको, तो जो जैसे वेस्ट साइड के लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो ग्रीन्स, राइस वगैरह इतना मतलब नहीं होता है, कम होता है, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर फिशेस को अपने डेली फूड में खाते हैं। जैसे अपन अगर सुबह आप चाय पीते हो ना उठते ही, या ब्रेकफास्ट करते होंगे पोहा वगैरह, हमारे वहाँ पर क्या चलता है, डायरेक्ट फिशेस। तो भाई साहब सुबह देखा तो फिश, शाम को देखा तो फिश, सुबह शाम मछली मछली मछली, है ना, उनके तो मछली चल रही है बस।
तो उन लोगों में सबसे कॉमन डिजीज क्या होती है बायोमैग्निफिकेशन से, वो होता है पैरालिसिस। क्या होता है? पैरालिसिस। तो ध्यान रखें, आप समझें चीज़ों को, ओके, और अच्छे से ध्यान रखें कि आप ऐसे चीज़ों को नहीं खाएं और वॉश करके खाएं, और केमिकल एग्रीकल्चर पे ज़्यादा आपको क्या नहीं होना है, डिपेंड नहीं होना है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में हम ज़्यादातर ना, हम ह्यूमन सोसाइटी किसकी तरफ मूव कर गए? हम मूव कर गए हैं बेटा ऑर्गेनिक। हम वापस अपना जो पुराना तरीका था उस पे आ गए कि अपन खाद का यूज़ करेंगे, मैन्योर का यूज़ करेंगे, केमिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो आप इससे बच कैसे सकते हो? तो से नो। किसको नो कहना है आपको? आपको पेस्टिसाइड को नो कहना है। दैट मीन आपको केमिकल्स को नो कहना है। और यस किसको कहना है आपको? यस आपको कहना है मैन्योर को। किसको कहना है? मैन्योर, यानी खाद को आपको हाँ बोलना है, और हम इससे क्या पा सकते हैं? छुटकारा पा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एक्सप्लेन कर दिया इस टॉपिक को। ओके, वीडियो थोड़ा बड़ा बना है क्योंकि 2-3 बार हमने यही रिवीजन करा दिया, तो ये गारंटी मेरी है इस वीडियो के बाद आप टॉपिक और कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं भूलने वाले। ध्यान रखें, एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स इन ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। कैसे होता है, क्या क्या बीमारियां, सब मैंने बता दी इस वीडियो के अंदर। तो एक सुंदर सा काम आपको करना है यार। सुंदर सा काम क्या है, देखो ये हमारा चैनल है, इसका नाम तो पता ही है आपको, जी स्क्वायर मेंटर्स, और आपको इसको सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है, बहुत अच्छे से यार। तो सब्सक्राइब आप कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दो। किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ओके। और मेरा नाम तो आपको पता है ही सही, ठीक है, मिस्टर रोनित वर्मा। आप रोनित सर बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वीडियो पूरा देखने के लिए। एंड अगर किसी तरह का कोई भी टॉपिक हो तो आप मेरे को कहाँ पर भेज सकते हो? कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो टॉपिक, कि सर ये टॉपिक है, इसका आप मुझे कुछ अच्छा सा वीडियो बना के, या कुछ टॉपिक आप बता सकते हो, आपके डाउट्स वगैरह हम वीडियो बना देंगे, उस पर भी सॉल्व करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को यार, ओके। और हाल ही में अपन स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री का रिविजन, इसी तरह से आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड योर एग्जाम्स, ओके। अब मैं वेंदु वड़ा खाता हूँ, बाय बाय।